दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि सभी को पता है, एनटीए आजकल नेट परीक्षा में रचनाओं के अंदर से प्रश्न पूछ रहा है। उसी के दृष्टिकोण से हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति रचनाएं पढ़ा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आगे की जो कहानी है, गैगरिन नामक, वह कहानी देखेंगे। आगे एक प्रयोगवादी कहानीकार एवं मनोविश्लेषणवादी कहानीकारों में से एक प्रसिद्ध कहानीकार है। आगे जी का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन है और यह मनोविश्लेषण करने में काफ़ी माहिर रचनाकार है। तो यह गैगरिन जो कहानी है, यह भी एक स्त्री मनोविश्लेषण को चित्रित करने वाली कहानी है। तो देखते हैं यह कहानी। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य स्पर्श, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो चला। यानी यहाँ लेखक ने लेखक खुद अपनी जो मालती है, मालती से मिलने जाता है और वह आंगन में जाते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह इन्होंने उनके मन की जो मालती के मन के जो भाव है, वह भाव यहाँ से ही रेखांकित करने में प्रारंभ किए हैं। यानी कि वह लेखक को आइए बोलती है और वह बिना कुछ कहे जाती है। वह थोड़ा सा ही मुस्कुराती है और फिर कुछ ना होकर कहकर अंदर जाती है और वही पूर्ववत स्थिति में मन के भाव या चेहरे की मुद्रा वही पूर्ववत रहती है। अभी अगला परिचित। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, ये यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी, बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। तो मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। यानी जो दूसरे परिच्छेद में है, दूसरे परिच्छेद में लेखक कमरे के अंदर जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाते ही उसके पति के बारे में बोलने लगती है। वहाँ पूछता है, वे यहाँ नहीं है? तो मालती कहती है, यहीं पर है, दफ्तर गए हैं या कामकाज में गए हैं और उन्हें आने में समय लगेगा, यही 1.5 या 2 घंटे लग सकते हैं। और वह गर्मी के दिन है। तो मालती पंखा लाकर यानी हाथों से हवा करने लगती है। तो लेखक को देखा नहीं जाता, तो लेखक उस पर कहते हैं कि वह रहने दीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो मालती कहती है, क्यों आवश्यकता नहीं, इतनी धूप में तो तुम आए हो। तो फिर लेखक खुद वह पंखा लेकर हवा हाथ से करने लगते हैं, क्योंकि उस ज़माने में लाइट के पंखे नहीं थे। तो अगला परिचित। वह शायद ना करने वाली थी, पर मैं तभी दूसरे कमरे से शिशु रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई ऊँह करके उठी और भीतर चली गई। यानी वह लेखक जो पंखा ले रहा था, तब वह शायद पंखा न देने वाली थी, लेकिन दूसरे कमरे से शिशु यानी बच्चा रोने की आवाज़ आती है और वह बच्चे की तरफ बढ़ने के लिए घुटनों पर यानी एक वृद्ध व्यक्ति की तरह, वृद्ध इंसान की तरह वह घुटने पर हाथ टेक कर उठती है और उठती है, यानी मानो कुछ दर्द हो ऐसा महसूस होता है और वह शिशु के यहाँ चली जाती है दूसरे कमरे में। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है। अभी लेखक जो है, लेखक वह सब कुछ दृश्य देख रहा है और लेखक कहता है
कि उसके दुबले शरीर का सूक्ष्म तरह से देखते हुए कहता है कि यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। यानी वह कहता है कि इस घर को क्या हो गया है, इस घर में एक अजब सी छाया फैल गई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। अभी मालती जो है लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है और वह सखी कहना ही उचित है, यानी एक अच्छा सा रिश्ता है दोनों में, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे का, और हमारी पढ़ाई बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। यानी यहाँ पर लेखक बता रहे हैं मालती जो है, मालती दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन वह सख्य बहन की तरह है। वह एक दूसरे से छोटा या बड़ा ऐसा नहीं समझते, केवल भाई बहन समझकर आगे चलते हैं। तो वह अगला परिच्छेद है। अगले परिच्छेद में वह क्या कहते हैं देखते हैं। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। यानी घर गृहस्थी में वह लेखक जो है, लेखक मालती से मिलने के लिए 4 वर्ष बाद आया है, और 4 वर्ष में उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी हो चुका है, और वह उसकी मालती को देखता है तो वह कहता है, मालती की जो दशा है, जो घर गृहस्थी में रहकर जो उसकी समस्या है, वह खुद किस बीमारी का शिकार बन गई है, या इस घर पर किसी निराशा सी छाया छा गई है। क्योंकि मालती को यदि लेखक देखते हैं तो उसके चेहरे पर नीरसता, नाखुशपना दिखाई देता है। तो वह देखकर कहते हैं कि इस घर पर तो छोड़ो, लेकिन इस मालती पर क्या किस प्रकार की छाया मंडरा रही है, यह वह लेखक सोच रहे हैं। आगे, मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे बोली। कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुक्त होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चों की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआ सा होकर कहने लगा, ऊहू ऊहू ऊहू, यानी वह रोने लगा। जब वह मालती लेखक के पास एक बच्चों को लेकर आती है और दूर पर जो बिछाई हुई दरी है उस पर बैठ जाती है, तो लेखक भी कुछ बातें करने के मन से या बातें करने के उत्साह से उसकी तरफ कुर्सी घुमाकर बोलते हैं कि बच्चे का नाम क्या है? तो वह टीटी कहती है। फिर लेखक भी बच्चे को पुकारते हैं टीटी टीटी कहकर, तब बच्चा भी माँ से चिपट जाता है, कुछ न कहकर ऊहू ऊहू कहकर रोने की अवस्था में आ जाता है। मानो यहाँ पर मालती पर जो छाया है, जो वह छाया उसके बच्चे पर भी है, ऐसा यहाँ कहने का उद्देश्य है। अगला परिच्छेद। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। यानी मालती ने लेखक की तरफ एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखते रहा। एकदम मौन रहे दोनों भी, एक दूसरे से कुछ न बोले। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या आप मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। यानी वह
दोनों मौन हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ बात न करते हैं। लेकिन लेखक सोच रहा है कि हम तो इतने दोनों नज़दीक हैं, हम तो दोनों एक दूसरे भाई बहन हैं, और वह हम दोनों में रिश्ता एकदम खुली आसमान की तरह है। फिर भी मालती मुझसे क्यों बात नहीं कर रही है? वह इतनी चुप क्यों है? मुझे इतना ही नहीं, कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह भी नहीं पूछ रही है। मेरी हलचल भी नहीं पूछ रही है। इतना हम दोनों में गहरा संबंध होने के बावजूद भी हम इतने दोनों अजनबी से कैसे यहाँ मौन भाषा में खड़े हैं? शादी हुई है, यह बात सही है, लेकिन फिर भी इतना मौन, जैसे हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, ऐसा यहाँ मौन चित्रित किया है। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा। अब लेखक ही कुछ खिन्न सा होते हैं और कुछ दूसरी तरफ देखते हुए कहते हैं, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। लेखक कहता है कि मुझे जान पड़ता है कि मेरे आने से तुम्हें कुछ खुशी नहीं हुई। तो वह कहती है, उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ, यह हूँ प्रश्न सूचक था। यानी वह कुछ न कहकर एक हूँ शब्द कहती है, तो यह एक प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं। तो लेखक भी कुछ दोहराते नहीं है, लेकिन चुप बैठा रहा। लेखक कुछ दोहराते नहीं, कुछ नहीं, चुप वैसे ही बैठते रहते हैं। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुक्त होते ही उसके आंखें नीचे नीचे कर ली। फिर भी मैंने देख उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो। यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो जब लेखक मालती की तरफ देखते हैं और दोनों की नज़र एक हो जाती है, तब मालती नज़रें झुका लेती है। किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने, कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहे हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राय बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतर न पाए। यानी मालती के मन की जो निराशा है, उसमें जो एकांतपना है, वह गहराई है। वह लेखक कह रहे हैं कि यदि किसी उपयोग की वस्तु है, या कोई, ये समझो कोई हमारे हाथ पैर है, या हमने उसका उपयोग ही नहीं किया, वैसे ही एक जगह पर रहने दिया, फिर कुछ दिनों बाद उसको सक्रिय करने का प्रयास करने लगे, तो वह सक्रिय नहीं हो पाता। उस प्रकार मालती के मन की दशा है। वह चाहकर भी कुछ बोलना नहीं चाहती है, कुछ पुरानी यादें निकालना नहीं चाहती है, वह सिर्फ एकटक देखते रहती है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। तो लेखक ने मालती की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही लेखक ने मालती की तरफ देखा, लेकिन मालती ने हिली ही नहीं, वह उसी जगह पर बैठी रही। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शीशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यदि भी फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उसने जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का साक्षात्मक कवच बनकर। यानी मालती का पति और लेखक दोनों अंदर बैठे हैं और मालती खाना बना रही है, भोजन बना रही है। तब वो हम बैठे बैठे पहली बार मिले हैं। वैसे फ़ोटो में देखा था, लेखक ने पहचान था, तो परिचय हुआ। परिचय के समय एक सामान्य से बातें हुई, कामकाज क्या करते, ऐसी इस प्रकार की बातें हुई। मालती के पति का नाम है महेश्वर।
वहाँ एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और डेढ़ या फिर उसके बातों के से पता चलता है कि मालती के जो पति है किसी पहाड़ी इलाकों में डॉक्टर है और वह गैंग्रीन के बीमारी का इलाज करते हैं और वह ऐसी बातें चल रही है। उसके बाद दोपहर की छुट्टी रहती है। वह कहता है सुबह 7 बजे जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है और फिर दोपहर में छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट दर्जे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह सोए उकताते हुए है और इसलिए और साथ ही इस भय गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। यानी वह मरीजों के साथ रहकर कुछ बदलाव नहीं है, वही ट्रीटमेंट है, वही दवाइयाँ है, वही मरीज दूसरे हैं लेकिन बीमारी वही है। मानो वही बीमारी के कारण वह समय रहते हुए भी उसी अंदाज में रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। तो वह लेखक और उसके पति के लिए मालती खाना ले आती है। तो लेखक पूछते हैं तुम नहीं खाओगी क्या? तो महेश्वर, यानी उसके पति का नाम महेश्वर है, वह बोलता है कि यह बाद में खाना खाती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, ऊँ, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? यानी यहाँ भोजन करते हुए दोनों की बातें चल रही है। तो वह उसके पति जो है मालती के महेश्वर, वह कहते हैं कि ऐसे बेवक्त खाने में आपको खाना खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो लेखक कहता है यह तो मज़ा और भी आएगा, क्योंकि ऐसे बेवक्त खाने से भूख ज़्यादा बढ़ जाती है तो खाने का मज़ा कुछ और ही आता है। मगर मालती उतने में कहती है, मेरे लिए क्या, मेरे लिए तो यह रोज़ का समय है। तभी वह बच्चे को लेकर बैठती है तो बच्चा रोता है, मगर बच्चे की तरफ पति पत्नी कोई ध्यान नहीं देते। मगर लेखक का ध्यान बच्चे की तरफ जाता है और वह लेखक कहते हैं कि यह क्यों रो रहा है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। तो मालती बोलती है, ऐसे ही चिड़चिड़ा सा हो गया है, हमेशा ही रोता है। फिर बच्चे को डांटकर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। यानी वह बच्चे को डांटकर बोली, चुप कर, तो वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया। मालती उसके भी बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं। यानी वहाँ खाना होने के बाद उसके पति कहने लगे कि मुझे जल्दी अस्पताल जाना है, आज कुछ चिंताजनक यानी कुछ ज़्यादा बीमारी के पेशेंट आए हैं, उन्हें देखने के लिए जाना है, ऐसा वह कहते हैं। दो की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। वह कहते हैं कि दो पेशेंट की टांग काटनी पड़े, यानी उन्हें गैंग्रीन हो गया है।
थोड़ी ही देर में वहाँ चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। अभी वह उसके पति जाने के बाद मालती की दरवाज़ा लगाकर आती है और वह लेखक के पास बैठने ही वाली थी। तब लेखक कहते हैं कि तुम खाना कब खाओगी, तुम खाना खाओ, मैं टीटी से खेलता हूँ, यानी मैं टीटी को देखता हूँ, बात करता हूँ, ऐसा लेखक करता है। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, यानी मेरे खाने की चिंता मत करो, मेरे खाने की कौन बात है, यानी मेरे खाने की उतनी बड़ी बात नहीं है, वह यहाँ कहती है। किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। वह चली गई है। वह जो बच्चों को लेकर लेखक हिलाने लगे, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खटके एकाएक में चौंका। मैंने सुना, मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी समस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। अभी वह लेखक बच्चों को चुप कराकर उसके साथ खेलने लगे हैं और मालती खाना खाने आंगन में गई है, तो वह एक थकी हुई हारी हुई मानो कुछ समस्या से या कुछ कठिन कार्य संपन्न हुआ है, उस शोर में वह कहती है कि 3 बज गए। तो वह लेखक सुन लेता है। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था। लेखक पूछते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भोजन बचा था? तो वह कहती है कि बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, लेखक बोलते हैं। वहाँ वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, क्यों ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात करती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगवा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। यानी वह कहती है कि यहाँ सब्जी वह नहीं मिलती, कोई सब्जी बेचने वाला भी आता नहीं, तो वह हम नीचे से मंगवाते हैं। मुझे यहाँ आए 15 दिन ही हो गए हैं, जो भी साथ में सब्जी लाए थे वह आप सूखने लगी है। तो वो लेखक बोलते हैं, कोई नौकर नहीं है? तो वह कहती है कि कोई मिला नहीं है, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, अभी बर्तन मांजने की बात है, बर्तन धोने की। तो वह कहती है, पानी नहीं है, 7 बजे आएगा। तो लेखक कहते हैं, तो 7 बजे तक तो तुम्हें छुट्टी है, यानी कोई काम नहीं है। कहते हुए मन ही मन सोचने लगा। लेखक मन ही मन सोचते हैं, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या क्या खाक हुई। लेखक सोचते हैं कि आप तो इसको 7 बजे तक कोई काम नहीं है, 3 बजे से, लेकिन रात को 11 बजेंगे तो यह कोई इसकी यह छुट्टी तो नहीं कह सकते। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने कह एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं। अब वह भोजन हुआ, कुछ घंटे बीत गए। लेखक बैठे बैठे कुछ अपने पास जो भी डायरी थी वह डायरी निकाल कर नोट्स लिखे हुए देख रहे थे। तब मालती को याद आया कि मैंने आने का कारण या कैसे आए हो, कैसे हो, हालचाल कुछ पूछी नहीं। यह उसे तब याद आता है, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने, तो 1-2 दिन रहोगे न? वह पूछती है। तो लेखक कहते हैं, तुमसे मिलने आया था। तो वह फिर मालती बोलती है कि 1-2 दिन तो रहोगे।
तो वह लेखक कहता है, नहीं कल चला जाऊंगा, ज़रूरी आना जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझसे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। लेखक कहते हैं, मैं मालती को मिलने आया हूँ, मगर यहाँ पर मैं पढ़ने बैठा हूँ और मालती मुझसे बातें करने के लिए मेरे पास बैठ गई है। वह ऐसा खुद ही खुद सोच रहा है। लेखक, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। लेखक अभी सोच रहा है, इस घर का जो माहौल है, इस घर में जो छाया है, निराशा है, वह निराशा रह रह कर मुझे भी घेर रही है, ऐसा लेखक को भास होता है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे जैसे हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक पूछ रहे हैं, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। अभी यह किताबें देख रहा है तभी मालती हंसती है। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। लेखक बोलता है, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें तुम्हारे लिए भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। यानी कुछ बात करने में उत्सुकता नहीं है, संवाद करने में उत्सुकता नहीं है, कुछ थोड़े थोड़े संवाद वो भी होते हैं दोनों के बीच में, और फिर शांत रहते हैं। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। लेखा मालती पूछती है, आए हो कैसे? लारी? लारी यानी कोई ट्रक में आए हो या पैदल में आए हो या कैसे आए हो? तो लेखक कहता है, वह कहती है, बड़ी हिम्मत की। लेखक कहता है, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया। यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होंगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन माज करती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं फिर लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन-खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक शोर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक शोर टूट गया, मौन हो गया। यानी लेखक मालती कहती है लेखक से, तुम थके होंगे, कुछ आराम करो। इतना कहकर वह बर्तन मांजने के लिए जाती है और वह बर्तन धो रही है या मांज रही है, तो वह लेखक को आवाज़ सुनाई देती है और यह आवाज़ एकाएक बंद हो जाती है। मालती रुक गई थी, यानी वह बर्तन मांजने हो गए थे। वही 3 बजने वाले रात बात मैंने फिर देखी, आपकी बार और उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूतिहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, मानो कोई यंत्र थका हुआ है या ज़्यादा देर काम कर रहा है और वह फिर उस प्रकार का आवाज़ निकालता है। उस प्रकार की स्थिति, ये कोई पुराने यंत्र की तरह की स्थिति यहाँ मालती की दिखाई देती है। 4 बज गए हैं, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटार का स्पीड मीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया है। जैसे वह क्या लेखक सोच रहा है कि जिसी घड़ी की तरह वह समय को देख रही है, मानो किसी मोटार में या किसी गाड़ी में मीटर दिखाता है कि इतना किलोमीटर हुआ, इतने मीटर आए, उस प्रकार वह समय ही काटती होगी। ऐसा लेखक के मन में सवाल उत्पन्न होता है। न जान कैसे मुझे नींद आ गई। तब वह ऐसे सोचते सोचते लेखक को नींद आ जाती है। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली। यानी एकाएक उसको नींद लग जाती है और तब एकाएक
एकाएक नींद खुलती है तो वह 6 बज चुके थे। जब किसी के आने से आहट से उसकी नींद खुल जाती है और मैं देखा कि महेश और लौट आए हैं और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली यानी लेखक का सामान भी आया है और महेश और यानी मालती का पति भी आया है। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा, तो यह लेखक पानी ही मांगने वाला था। तब उसे याद आता है कि पानी ही नहीं आया होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, यानी हाथ से ही मुंह पोंछते हैं लेखक और महेश्वर से पूछते हैं, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। यानी वह गैंग्रीन बीमारी के डॉक्टर है मालती के पति। तो वह लेखक बोलते हैं बड़ी देर हुई, तो वह कहता है कि आज गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक का किया है और एक को बड़े अस्पताल एम्बुलेंस में भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक टांग चुंभा था, उसी से हो गया। वह उसका पति बोल रहा है, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी। आप आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? तो वह एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि पेशेंट का ज़्यादा आते हैं या काम ज़्यादा होता है, तो एक दूसरे से ऐसे बातें करते हैं। तो वह कहते हैं कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो वह इतने में आंगन से मालती आती है और वह कहती है कि कोई कांटा चुभ जाए तो भी टांग यानी पैर काटना पड़े, तो यह डॉक्टरी कैसे है? वह पूछती है, हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। अभ्यास यानी वह मालती कह रही है कि हर किसी ना किसी दिन किसी की टांग काटते हो, किसी के पैर काटते हो, किसी के हाथ काटते हो, तो यह डॉक्टरी का अभ्यास कैसा है? महेश्वर हंसकर बोले, यानी हंसकर बोले, न काटे तो उसकी जान गवाए। वह कहता है कि यदि पैर न काटे, यदि हाथ न काटे तो उसकी जान जा सकती है। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। मालती अभी यहाँ कुछ व्यंग भरे शब्दों में कहती है कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, तो वह कुछ उत्तर नहीं देता उसका पति। मुस्कुरा दिए मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। वह मालती लेखक की तरफ देखकर बोलती है कि यह ऐसे ही उसकी बातें करते हैं। मैं तो यह आए दिन हर रोज़ सुनती हूँ। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। आप कोई मर जाए, यानी कि कोई मर जाए या घर के क्या हाल है, इसका कुछ उन्हें पता नहीं है, ऐसा वह कहती है। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी, तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। यानी वह नींद नहीं आ रही थी, तभी नल को पानी आने की आवाज़ आती है। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। मालती कहती है पानी, यानी पानी आया, ऐसा कहती है और उठकर चलती है। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोने जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा। अभी वह बर्तन जो माजे थे वह पानी से धो रही है। तब वह उसका टीटी जो बच्चा था वह उसके पिता के पैरों के सहारे खड़ा है और लेखक की तरफ देख रहा है। तब वह मालती की तरफ जाने की कोशिश करता है। तब उसका पिता कहता है कि मत जा,
ऐसा बोलता है और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। यानी वह रो रहा है और उसका पिता कहता है, महेश्वर यह रो कर सो जाएगा तभी इस घर में शांति होगी। वह मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए। वह लेखक कहता है कि इसमें गर्मी तो बहुत होती होंगी और तुम बाहर सोने के लिए तो इतने बड़े लोहे का जो पलंग है वह भी बाहर कौन ले जाएगा, ऐसा वह सोचता है। अब कि नीचे जाएंगे तो चार पाइया ले आएंगे। उसका पति कहता है, यदि हम नीचे जाएंगे यानी पहाड़ पर है तो नीचे जाएंगे शहर में तो चार पाइया लेकर आएंगे, ऐसा कहते हैं। फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। फिर वह महेश्वर जी कहते हैं कि बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ यानी इतना फ़ायदा तो होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था, यानी टीटी रो रहा है। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उसी कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। यानी वह चाहकर भी कोई बात न कर सके, एक दोनों के पास कुछ विषय ही नहीं था, तो वह चाहकर भी कुछ बोल न सके, तो वह दोनों मिलकर उस बच्चे के साथ ही खेलने लग जाते हैं। बाहर आकर वह चुप हो गया था, किंतु बातचीत में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करने रो उठता है और फिर एकदम चुप हो जाता था, और फिर कभी कभी हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बाद में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? वह आम लगता है और वह कहता है कि थोड़े से आम मैं लेकर आया हूँ, वह भी धो लेना। मालती कहती है, कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पड़ी हुई तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी के क्लास से भागना और स्कूल से कुछ दूर पर आम के बगीचे में पेड़ों में चढ़कर कच्ची आंबियाँ कैरिया तोड़कर खाना। मुझे याद आया, अभी जब मैं भाग जाता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन और लौट आया करता था। यानी जो बचपन में यह कैसी चंचल लड़की थी, कैसे भागने में चतुर लड़की थी इस क्लास से भागने में, लेकिन आप इसकी चतुराई को क्या हुआ है, आप इसके मन में चंचलता क्यों नहीं है, इसका शरीर कैसा हो गया है, ऐसे लेखक सोच रहे हैं। यानी एक एक बात को वह सूक्ष्मता के साथ चित्रित कर रहे हैं, एक एक छोटी सी बात को देखते हैं। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो, हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। वह बचपन में पढ़ने में वह रुचि रखती थी। उसके पिता ने उसे एक किताब दी थी और कहा था कि रोज़ कुछ पन्ने पढ़ो और एक हफ्ते भर में मैं तुम्हें पूछूंगा, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें मारूंगा, ऐसा उसका पिता कहता है। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज
फाड़ कर फेंक देती, यानी वह पढ़ने की बजाय वह पन्ने फाड़ कर फेंक देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी। यानी वह हर रोज किताब के पन्ने पढ़ने से बजाय वह जितने पन्ने पढ़ने थे वह पन्ने फाड़ कर फेंक देती थी। और वह एक दिन पिता ने बोला कि किताब समाप्त कर ली? तो उसने कहा हाँ। तो वह पिता बोलते हैं कि लाओ मैं तुम्हें प्रश्न पूछूंगा। तो वह कहती है, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। लेकिन उसके बाद उसके पिता ने उसे मार लिया, लेकिन यह अलग बात है, लेखक यहाँ बताना नहीं चाहते। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। लेखक सोच रहे हैं कि वह बचपन में कैसी जिद्दी या चंचल लड़की थी, और लेकिन आप उसकी चंचलता और उसकी जो चतुरता है वह आप कहाँ गई है, और अब वह कितनी सीधी यानी कितनी शांत और कितनी नीरसता के साथ जीवन जी रही है। और एकाएक अखबार के टुकड़ों को तरसती है। वह पढ़ने के लिए तरस रही है, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए कोई किताब या कोई पेपर या कोई अखबार, कोई वर्तमान पत्र नहीं है। क्या यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर आपकी बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपथपाने और दूसरे हाथ से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर आमने सामने रखने लगी, और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। यानी मालती चली गई है रसोई घर में, और वह बच्चों को एक हाथ से थपथपा रही है, दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ डिब्बे सामान के ले रही है, और वह एक दूसरे से बात न करते हुए रात्रि को देखते हैं, और वह ऐसे ही भोजन का इंतज़ार करते हुए कुछ बातें न कर कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर किंतु ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उसके शोर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं कुछ देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुई थी। धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। यानी यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मालती एक नीरसता के साथ भोजन कर रही है और कुछ न कहते हुए वह एक रात काट रहे हैं। पूर्णिमा थी, यानी पूनम के दिन थे। आकाश निरभ्र था। मैंने देखा तो अगला भाग